Hello everyone, how are you all? I hope you all are Let's fine. continue our chapter 9. We already did some part of this chapter in the previous video. That is what we did, DDL queries. डेटा डेफिनेशन के लिए जो भी क्वेरी हम लिखते हैं वो सारी क्वेरी हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. स्कीमा के साथ कैसे वर्क, स्कीमा में कोई चेंज करना है, कोई कॉलम नया ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, किसी कॉलम में कंस्ट्रेंट ऐड करना है, किसी कॉलम से कंस्ट्रेंट हटाना है, रिमूव करना है, या पूरे डेटाबेस को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना है, वो सारी क्वेरी हमने प्रीवियस वीडियो में की थी. आज हम समझेंगे डीएमएल क्वेरीज, डेटा मैनिपुलेशन के लिए कौन सी क्वेरीज आपको लिखनी है, ये सब हम आज की वीडियो में समझेंगे. सबसे पहले हम समझते हैं कि डीएमएल है क्या एक्चुअल में. इन द प्रीवियस सेक्शन वी क्रिएटेड द डाटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया था. उसमें हमने टेबल भी क्रिएट कर ली थी, स्टूडेंट नाम की, गार्जियन और अटेंडेंस नाम की. व्हेन वी क्रिएट टेबल ओनली इट्स स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड. जब हमने टेबल क्रिएट की थी सिर्फ स्ट्रक्चर बना था, टेबल बनी थी और उनकी हेडिंग थी साथ में, कोई डेटा हमने अभी तक फिल नहीं किया है. सो टू पॉपुलेट रिकॉर्ड्स इन द टेबल इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज. उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे? डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे. ऑल्सो टेबल रिकॉर्ड्स कैन बी डिलीटेड और अपडेटेड. रिकॉर्ड्स, हमारे जो रिकॉर्ड्स बनेंगे उन रिकॉर्ड्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं उनमें डेटा, विद द हेल्प ऑफ डेटा मैनिपुलेशन क्वेरीज. सो यहाँ इंसर्ट स्टेटमेंट, टेबल रिकॉर्ड्स कैन बी डिलीटेड और अपडेटेड यूजिंग. डिलीट करने के लिए हम डिलीट क्वेरी का यूज करेंगे, चेंज करना हो किसी रिकॉर्ड में तो अपडेट क्वेरी का यूज करेंगे, कोई नया रिकॉर्ड अगर डालना है तो इंसर्ट क्वेरी का यूज करेंगे. तो ये आप ध्यान रखना, नई एंट्री के लिए इंसर्ट, कोई एंट्री हमें हटानी है तो डिलीट, किसी एंट्री में मुझे चेंज करना है किसी कॉलम की वैल्यू, मान लो मुझे सिटी चेंज करनी है किसी स्टूडेंट की, तो मैं अपडेट यूज करूंगी. दीज एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ डीएमएल. ये सभी स्टेटमेंट्स जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों हमने अभी जो बात की जिनकी, ये किसका पार्ट है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट है. डेटा मैनिपुलेशन यूजिंग अ डाटाबेस मीन्स either insertion of a new data, removal of existing data or modification of existing data in the database, as I told you. अब सबसे पहले हम समझते हैं कोई भी रिकॉर्ड हमें नया एंटर करना है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा. इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंसर्ट इनटू हमें वहाँ पर लिखना है. स्टेटमेंट इंसर्शन इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. इसका सिंटैक्स क्या होगा? हमें सबसे पहले कीवर्ड लिखना होगा इंसर्ट, फिर इनटू, फिर टेबल का नाम, और फिर हमें क्या लिखना है? वैल्यूज कीवर्ड लिखना है, और जितनी भी वैल्यू आपको एंटर करनी है वो वैल्यू. अब ये जो वैल्यू आप देंगे ये कॉरस्पॉन्ड होनी चाहिए जो आपने एट्रीब्यूट लिए हैं टेबल में एज इट इज. पहले आपने रोल नंबर लिया है तो वैल्यू में पहली वैल्यू किसकी होगी? रोल नंबर की. सेकंड हमने नेम लिया है तो सेकंड वैल्यू क्या होगी? नेम ही होगी. थर्ड वैल्यू हमने सिटी ली है तो सिटी ही होगी थर्ड वैल्यू. ऐसे आपको रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पर देनी है. So exactly the same number of values in the insert statement as the total number of attributes in the table. जितने एट्रीब्यूट यहाँ टेबल में है उतनी ही वैल्यूज आपको यहाँ असाइन करनी होंगी. While populating records in a table with foreign key, ensure that records in reference tables are already populated. जो भी रेफरेंस टेबल है हमारी उसमें पहले से डेटा एंट्री हो चुकी हो, अगर हम फॉरेन की कोई भी वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं. Let's insert some records in the student attendance database. We shall insert records in the guardian table first. क्यों गार्जियन में ही क्यों हम पहले करें, स्टूडेंट में क्यों नहीं किया? बिकॉज स्टूडेंट टेबल में हमने गार्जियन के एक एट्रीब्यूट को यूज़ किया था, दैट इज GUID. स्टूडेंट के अंदर हमने GUID को यूज़ किया था एज फॉरेन की. एज आई टोल्ड यू कि फॉरेन की जो भी या कोई भी टेबल अगर किसी और को रेफर कर रही है, किसी और टेबल को रेफर कर रही है, GUID अदर टेबल में है तो ये अदर टेबल को रेफर कर रहा है, तो जो भी हमारी रेफरेंस टेबल है दैट इज गार्जियन टेबल होगी, उस गार्जियन टेबल में हमें पहले एंट्री करनी होगी ताकि यहाँ पर जो रेफर की जाएगी वो वैल्यू वहाँ भी प्रेजेंट मिल जाए. तो हम पहले क्या करेंगे? गार्जियन में वैल्यू इंसर्ट करेंगे. ये वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है तो मैं क्या लिखूंगी? मैं यहाँ पर लिखूंगी GUID, G नेम और G फ़ोन और G एड्रेस. ये सारी डिटेल हमें फिल करनी है. मैंने लिखा इंसर्ट कीवर्ड इनटू, देन टेबल का नाम, किस टेबल में हमें इंसर्ट करना है? गार्जियन में. वैल्यूज़ क्या क्या जाएंगी? पहली वैल्यू है 444 और नेम क्या है? अमित आहूजा. देन उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू किस चीज़ की थी? ये फ़ोन नंबर. नेक्स्ट फ़ोन नंबर और फिर G एड्रेस. तो फिर फ़ोन नंबर दिया हमने और फिर एड्रेस दिया. लास्ट में हमने पैरेंथेसिस को क्लोज किया, वैल्यूज़ की पैरेंथेसिस को, और फिर सेमीकोलन. सिंटैक्स आपको एज इट इज़ फॉलो करना है. जैसे आप एंटर प्रेस करोगे लिखा हुआ आएगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड. तो इसका मतलब क्या है? आपकी क्वेरी जो थी इंसर्ट करने की, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है. वी कैन ऑल्सो चेक वेदर इट
इंसर्टेड और नॉट, ये इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे? सिलेक्ट क्वेरी की मदद से। डिस्प्ले कराने के लिए सिलेक्ट क्वेरी का हम यूज़ करते हैं। तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन, स्टार किस लिए होता है? सारे कॉलम्स की वैल्यू को डिस्प्ले करना हो तो हम स्टार का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कीवर्ड लगाएंगे। फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल का नाम आता है, किस टेबल से आप डिस्प्ले कराना चाहते हो डेटा? गार्जियन से। तो यहाँ गार्जियन से जो भी डेटा गार्जियन में इनपुट हुआ है वो डिस्प्ले हो गया। अभी हमने एक ही रिकॉर्ड इनपुट किया है, इंसर्ट किया है, तो इसलिए एक ही शो हो रहा है। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट वैल्यूज़ ओनली फॉर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल, अगर हम चाहते हैं कुछ एक एट्रीब्यूट में ही हम कुछ एक एट्रीब्यूट में ही वैल्यू इनपुट करें, सपोज अदर एट्रीब्यूट्स हैविंग नल और एनी अदर डिफॉल्ट वैल्यू है उनमें, उनको हम छोड़ना चाहते हैं, देन वी शैल स्पेसिफाई द एट्रीब्यूट्स नेम इन विच द वैल्यूज़ आर टू बी इंसर्टेड। अगर इस तरह का कुछ है, मान लो कोई कॉलम है जिसमें हम खाली भी छोड़ सकते हैं, हमने कोई नॉट नल या नल कंस्टेंट वहाँ पर नहीं दिया है, तो उस केस में क्या करेंगे? हमें स्पेसिफाई करने होंगे कॉलम्स हेडिंग कि किस कॉलम में कौन सी पहली वैल्यू जाएगी। मान लो पहले हम नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर देंगे, एस नेम, और वैल्यू जो भी उसकी वैल्यू होगी वो स्पेसिफाई कर देंगे। तो वहाँ पर आपको नेम भी देने होंगे कॉलम्स की हेडिंग के और वैल्यूज़ भी देनी होंगी साथ में। टू इंसर्ट द फोर्थ रिकॉर्ड ऑफ टेबल वेयर जी फोन इज नॉट गिवन, we need to insert values in the other three fields. G phone was set to null by default at the time of table creation. In this case, we have to specify the names of attributes in which we want to insert. यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है इसी का। स्पेसिफाई किया हमने कि GUID फिल करनी है मुझे, जी नेम और एड्रेस, तीन ही कॉलम है हमारे, तीन कॉलम में हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो तीनों कॉलम की हेडिंग दी यहाँ पर टेबल के नाम के साथ, और फिर वैल्यूज़ दे दी, तीनों वैल्यू, और ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये फर्स्ट वाली फर्स्ट कॉलम में जाएगी, जो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। फिर ये जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड कॉलम जो आपने स्पेसिफाई किया उसी में जाएगी। जब हम डिस्प्ले करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा जी नेम, जी फ़ोन और जी एड्रेस। क्या क्या डाला है हमने? GUID डाला है, जी नेम डाला है, और जी फ़ोन हमने नहीं डाला है, जी एड्रेस डाला है। तो यहाँ पर देखिए नल आ गया है। इसके बाद लेट्स नाउ इंसर्ट द रिकॉर्ड्स गिवन इन द टेबल 9.7 इनटू द स्टूडेंट टेबल। अब ये सारे रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट क्वेरी। तो यहाँ पे सबसे पहला है अथर्व आहूजा का, फिर डेजी बूटिया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज़ क्या इंसर्ट करनी है? 1 अथर्व, सेम सीक्वेंस आपको देनी होगी जैसे स्कीमा में थी। पहला रोल नंबर है तो पहला रोल नंबर ही लिखोगे। अगर आपको किसी ऑर्डर में, अलग ऑर्डर में इंसर्ट करनी है तो आपको यहाँ कॉलम हेडिंग देनी होंगी, जैसे कि ऊपर मैंने अभी बताया, कॉलम हेडिंग यहाँ आपको देनी होगी, और फिर उस कॉलम हेडिंग के अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू दे दीजिए। अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं है तो आप यही कीजिए कि यहाँ पर कॉलम मेंशन कीजिए और फिर वैल्यू दीजिए। ये देखिए यहाँ पे जैसे कॉलम हेडिंग दी है, रोल नंबर दिया, एस नेम दिया, और एस डेट ऑफ बर्थ दिया, GUID दिया। तो यहाँ पर हमने पहले रोल नंबर मेंशन किया तो रोल नंबर डाला है, फिर नेम मेंशन किया तो नेम दिया है, फिर हमने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन किया तो डेट ऑफ बर्थ दिया, फिर हमने GUID मेंशन किया है तो लास्ट में GUID दिया वैल्यूज़ में। जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं इसको तो वैल्यूज़ सारी डिस्प्ले हो रही हैं विद कॉलम हेडिंग। लेट्स नाउ इंसर्ट द थर्ड रिकॉर्ड ऑफ टेबल 9.7। 9.7 का जो थर्ड रिकॉर्ड यानी कि तलीम शाह का रिकॉर्ड हम इनपुट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और ये वैल्यूज़ डाल दी, एंटर प्रेस कर दिया। 2 रो इन द सेट, यहाँ पर हम जब डिस्प्ले कर रहे हैं तो अथर्व आहूजा का भी डिस्प्ले हो गया। We had to write null in the above insert statement because we are not mentioning the column names. Otherwise, we should mention the names of the attribute. ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, अगर हम GUID नहीं देना चाहते हैं तो हमने क्या दिया यहाँ पर? GUID फोर्थ कॉलम था हमारा, फोर्थ कॉलम, फोर्थ प्लेस पर हमने नल वैल्यू दी है। अगर ये नल नहीं देना है आपको तो यहाँ आपको कॉलम हेडिंग स्पेसिफाई करनी होगी, रोल नंबर, एस नेम और एस डेट ऑफ बर्थ। फोर्थ वाला मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें वैल्यू नहीं डालनी है, तो हम ऐसे लिखते, फिर यहाँ कॉलम हेडिंग आ जाती तीनों। अब हम समझते हैं SQL फॉर डेटा क्वेरी। SQL की हेल्प से हम डेटा को कैसे क्वेरी कर सकते हैं, डेटा में कैसे, मतलब डेटाबेस से हम कैसे डेटा को एक्सेस करेंगे। हाउ टू क्रिएट डेटाबेस ये हमने समझ लिया है, हाउ टू स्टोर कैसे मैनिपुलेट करेंगे ये भी हमने समझ लिया है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन स्टोरिंग डेटा इन ए डेटाबेस एज इट इज़ ईजियर टू रिट्रीव डेटा इन फ्यूचर फ्रॉम डेटाबेस in whatever way we want. SQL provide efficient mechanism to retrieve data stored in multiple tables in MySQL database or any other database. रिट्रीव करने का ये बहुत ही एफिशिएंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है MySQL। SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट इज़ यूज टू रिट्रीव डेटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्प्ले भी किया था किसकी मदद से? सेलेक्ट
क्वेरी। तो डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट क्वेरी का। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। सेलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है हमें सेलेक्ट कीवर्ड लिखना है, फिर जो भी कॉलम हमें डिस्प्ले करने हैं उन कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स के नाम लिखेंगे, फिर फ्रॉम कीवर्ड लगाना है, फ्रॉम कीवर्ड के जस्ट बाद हमें टेबल मेंशन करनी है, किस टेबल से हमें डिस्प्ले करना है। वेयर क्लोज ये कंडीशन मेंशन करने के लिए, मान लो हमें 90 से अबो जिसके मार्क्स हैं उनको, उन स्टूडेंट्स का नेम डिस्प्ले करना है, तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नाम यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन जो भी कंडीशन आप देना चाहें। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो सारे कॉलम्स को भी डिस्प्ले कर सकती हूँ, पूरी टेबल को मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स को सिलेक्ट करो, सारे एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करो। फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल यहाँ मेंशन करोगे उस टेबल से सारे कॉलम्स की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया है सेलेक्ट एस नेम। मान लो मैं स्टूडेंट की पूरी टेबल डिस्प्ले करना चाहती थी तो मैं क्या लिखूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देन टेबल का नाम स्टूडेंट एज इट इज़ नाम और लास्ट में सेमीकोलन। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे पूरी स्टूडेंट की टेबल आ जाएगी, जितने भी उसमें रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किए हैं विद हेडिंग्स। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ सारे कॉलम्स डिस्प्ले नहीं कराए हैं क्योंकि स्टार यहाँ पर नहीं है, हमने सिर्फ कुछ एक कॉलम को डिस्प्ले कराया है। सेलेक्ट एस नेम वाला कॉलम और एस डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम। उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम दिया, किस टेबल से हमें ये कॉलम डिस्प्ले करने हैं, स्टूडेंट टेबल से। स्टूडेंट टेबल में एस नेम और एस डेट ऑफ बर्थ को डिस्प्ले करना है। वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1, जहाँ पर रोल नंबर 1 है उस कॉलम की वैल्यू उठा लेगा ये। तो पहले ये सर्च करेगा रोल नंबर 1 कहाँ है, फिर उस रोल नंबर 1 की लाइन में वो कौन कौन से कॉलम की वैल्यू उठाएगा, वो उठाएगा एस नेम की और एस डेट ऑफ बर्थ की। रोल नंबर 1 का स्टूडेंट नेम क्या है, अथर्व आहूजा, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये है, तो ये डिस्प्ले हो गई। नाउ क्वेरिंग यूजिंग डाटाबेस ऑफिस। डाटाबेस ऑफिस की हेल्प से अगर हम क्वेरी करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन डाटाबेसेस, चलो ये नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं, ये इसी में कर लेते हैं इसको कंटिन्यू, अभी तो काफ़ी टाइम है। क्वेरिंग यूजिंग डाटाबेस ऑफिस, डाटाबेस ऑफिस को यूज़ करते हुए कैसे हम क्वेरी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन डाटाबेस टू स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ऑर्गेनाइजेशन कैसे मेंटेन करता है डेटाबेस को, किस लिए डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। लेट्स कंसीडर द डेटाबेस ऑफिस। ऑफिस नाम का एक डेटाबेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट हैज़ मैनी रिलेटेड टेबल्स, जिसकी मल्टीपल टेबल्स हैं, कौन कौन सी, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। एवरी एम्प्लॉय इन द डेटाबेस इज असाइंड टू अ डिपार्टमेंट एंड हिज और हर डिपार्टमेंट नंबर DEPT ID इज स्टोर्ड एज अ फॉरेन की इन द टेबल एम्प्लॉय। फॉरेन की में स्टोर की गई है एम्प्लॉय में इसकी वैल्यू। लेट्स कंसीडर द रिलेशन एम्प्लॉय एज शोन इन द टेबल। ये टेबल है एम्प्लॉय की और इसमें डिपार्टमेंट ID क्या है, फॉरेन की है, और ये एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, बोनस और डिपार्टमेंट ID किसी और अदर टेबल को रेफर कर रहे हैं। नाउ रिट्रीव सेलेक्टेड कॉलम्स। लेट्स से मुझे रिट्रीव करने हैं एम्प्लॉय नंबर्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉय नंबर को डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो सारे एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो गए, 101 से और 1110 तक डिस्प्ले हो गए। नाउ सेकंड क्वेरी क्या है, आई वांट टू सेलेक्ट ऑल द एम्प्लॉय नंबर एंड नेम। एम्प्लॉय नंबर और नेम सभी एम्प्लॉयज़ के मुझे डिस्प्ले करने, तो मैं क्या लिखूंगी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर और नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। जस्ट हमें ये क्वेरी लिखनी है और सेमीकोलन लिखकर एंटर प्रेस करोगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। बशर्त कितनी क्या है कि आपको पहले ये सारी डिटेल इनपुट की हुई होनी चाहिए टेबल में, अदरवाइज नहीं डिस्प्ले होंगे। उसके बाद रीनेमिंग ऑफ कॉलम, किसी भी कॉलम का नाम चेंज करना हो, इन केस वी वांट टू रीनेम एनी कॉलम वाइल डिस्प्लेइंग द आउटपुट। आउटपुट में डिस्प्ले करते टाइम मैं सिर्फ कॉलम की हेडिंग चेंज करना चाहती हूँ, वैसे मैं चाहती हूँ कि एम्प्लॉय में जो भी कॉलम्स की हेडिंग थी वो एज इट इज़ रहे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये क्वेरी दे सकते हैं, सेलेक्ट ई नेम। सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय नेम, जो टेबल में ई नेम के नाम से है उसको हमें कैसे लिखना है, एज नेम। जो आउटपुट आएगी वो नेम लिखा हुआ आएगा, ई नेम लिखा हुआ नहीं आएगा अब की बार, बिकॉज यहाँ पर हमने इसका क्या क्रिएट किया है, एलाइस क्रिएट हो जाता है एज कीवर्ड की हेल्प से, एलाइस क्रिएट हो गया है। क्या एलाइस, ई नेम का एलाइस यानी कि कॉपी क्रिएट हो गई है क्या, नेम नाम से।
फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से ही डिटेल उठाएगा, ई नेम का कॉलम होगा, ई नेम का कॉलम पूरा डिस्प्ले हो जाएगा, बट हेडिंग क्या आएगी, नेम आएगी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है सिलेक्ट नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज अलोंग विद देयर एनुअल इनकम, एनुअल इनकम के साथ हमें डिस्प्ले करना है हर एक एम्प्लॉय के नेम को। वाइल डिस्प्लेइंग क्वेरी रिजल्ट आर ई नेम द कॉलम ई नेम एज नेम, यानी कि रिजल्ट जो हो जाए वो आर ई नेम में हो जाए, रिजल्ट आर ई नेम द कॉलम ई नेम एज नेम, ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए। तो देखते हैं क्वेरी हम क्या लिखेंगे इसमें, सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट ई नेम, ई नेम को हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय के नेम को एज नेम, आउटपुट में हमें नेम चाहिए, और कॉमा, और हमें क्या चाहिए साथ में, सैलरी मल्टीप्लाई में 12, सैलरी मल्टीप्लाई में 12 डिस्प्ले हो जाए, जो भी सैलरी का कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर दे 12 से, तो ये एनुअली सैलरी उनकी कैलकुलेट हो जाएगी और डिस्प्ले हो गई। देखिए ऑब्जर्व दैट इन आउटपुट सैलरी मल्टीप्लाई 12 इज डिस्प्लेड एज द कॉलम नेम फॉर द एनुअल इनकम कॉलम, तो एज इट इज़ ये प्रिंट हुआ, हमने तो मल्टीप्लिकेशन ये कैलकुलेशन के लिए दिया था। इन द आउटपुट टेबल वी कैन ऑल्सो यूज अलाइज टू आर ई नेम दैट कॉलम्स एज एनुअल इनकम, एनुअल इनकम का नाम भी हम चेंज कर सकते थे, सैलरी मल्टीप्लाई में 12 एज एनुअल इनकम यहाँ पर दे देंगे, तो ये अब एनुअल इनकम लिख कर आएगा, ये आउटपुट आ गई। एनुअल इनकम विल नॉट बी एडेड एज अ न्यू कॉलम, आप ये मत समझना कि ये एनुअल इनकम ऐड हो जाएगा एम्प्लॉय में, नहीं, सिर्फ ये आउटपुट में ही शो होगा इस तरीके से, बाकी जो एज इट इज जैसा नाम था उसमें टेबल में वही नाम रहेंगे। इट इज जस्ट फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑफ द क्वेरी। इफ एन अलाइज्ड कॉलम नेम हैज स्पेस एज इन द केस ऑफ एनुअल इनकम, अगर स्पेस है, इट शुड बी एनक्लोज्ड इन क्योट्स एज एनुअल इनकम, तो इसको हमें अपोस्ट्रोफी या कोमा में हमें इसको लिखना होगा फिर, अगर हमें स्पेस चाहिए तो, यानी कि देखो एनुअल से पहले मुझे स्पेस, मैंने स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस के लिए पहले कोमा लगाओगे, फिर स्पेस दोगे, फिर एनुअल या जो भी आपको लिखना है, फिर इनकम और फिर कोमा बंद। कोमा में आपको लिखना होगा अगर दोनों तरफ आपको स्पेस चाहिए तो, एक तरफ स्पेस चाहिए तो भी आपको कोमा में लिखना होगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज किस लिए हम यूज़ करते हैं, बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल शोज ऑल द डेटा रिट्रीव्ड थ्रू क्वेरी एज आउटपुट, जो भी क्वेरी करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, डेटा को रिट्रीव करके डिस्प्ले करता है। हाउएवर देयर कैन बी डुप्लीकेट वैल्यूज, ये भी पॉसिबल हो सकता है जो भी वैल्यू हम डिस्प्ले करा रहे हैं आउटपुट में आ रही है वो डुप्लीकेट भी हो सकती है, बट हम कई बार ये चाहते हैं कि हमें डुप्लीकेट वैल्यू हटानी है, रिमूव करानी है। इन दैट केस वी कैन राइट डिस्टिंक्ट कीवर्ड, वहाँ पर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिख सकते हैं। रिटर्न रिकॉर्ड्स विदाउट रिपीटिशन वो डिस्प्ले होंगे फिर, फॉर एग्जाम्पल वाइल रिट्रीविंग या डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन से हमें डिपार्टमेंट नंबर को रिटर्न करना है। देयर कैन बी अ डुप्लीकेट वैल्यूज एज मैनी एम्प्लॉयज आर असाइंड टू द सेम डिपार्टमेंट, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट कई बार रिपीट हुआ होगा। सो जब हम उस कॉलम को डिस्प्ले करेंगे तो सारे एज इट इज़ प्रिंट करेगा, वो रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटेड ही करेगा, बट आई वांट ओनली यूनिक डिपार्टमेंट, तो उस केस में मैं क्या ऐड करूँगी, वी कैन यूज डिस्टिंक्ट एज शोन बिलो, ये सिंटैक्स होगा इसका। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और फिर जिस भी कॉलम को आपको डिस्टिंक्टली डिस्प्ले करना है उस कॉलम का नाम, एट्रीब्यूट का नाम, फ्रॉम जिस टेबल से आपको डिस्प्ले करना है उस टेबल का नाम। ये देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम बनाया गया और ये आउटपुट जनरेट हुई है, कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर क्या दिया है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड दिया है किसके आगे, डिपार्टमेंट आईडी के, तो डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम पूरा डिस्प्ले हुआ है विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज। उसके बाद वेयर क्लोज क्या है, ये हम क्वेरी लिखते हैं, ये सारे क्लॉज उस टाइम पर यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज, डिस्टिंक्ट क्लॉज, ये सब हम यूज़ करते हैं वहाँ पर, एज कीवर्ड का यूज़, ये जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं अभी, डिस्टिंक्ट क्लॉज हो गई। और इससे पहले क्या था, रीनेम करना किसी कॉलम को, वो कैसे कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं कॉलम्स को। इसके बाद है हमारा वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज जब भी हमें कंडीशन कोई स्पेसिफाई करनी हो, कोई कंडीशन देनी हो, देन वी कैन यूज वेयर क्लॉज। लाइक इन द ऑफिस डेटाबेस मोर देन वन एम्प्लॉय कैन हैव द सेम सैलरी एंड आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, या कुछ भी जो भी आप कंडीशन मेंशन करना चाहते हो कंडीशन यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी, डिस्टिंक्ट सैलरी हमें डिस्प्ले करनी है फ्रॉम एम्प्लॉय, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से, वेयर डिपार्टमेंट आईडी कितनी है, D01, जिसकी डिपार्टमेंट आईडी कितनी है, D01, तो इस डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरी है वो डिस्प्ले हो जाएगी और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होंगी इसमें। इसके बाद एक क्वेरी और लिखी हुई है, वी हैव टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज
ऑफ डिपार्टमेंट D04 हु अर्न्स मोर देन 5,000, जिनकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा है। यानी कि दो कंडीशन देनी होगी, डिपार्टमेंट ये होना चाहिए और सैलरी 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। दो कंडीशन जब आपको देनी है तो यहाँ पर आप एंड कीवर्ड यूज़ करेंगे। मोर देन वन कंडीशन जब भी आपको स्पेसिफाई करना है तो वेयर के अंदर आप कंडीशंस के बीच में कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज़ करोगे। तो यहाँ देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5,000 एंड डिपार्टमेंट ID D04 और फिर सेमीकोलन। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ये डिपार्टमेंट D04 की डिपार्टमेंट ID के उन एम्प्लॉयज़ को शो कर देगा जिनकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा है। एक और क्वेरी है, द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट्स रिकॉर्ड्स ऑफ होल एम्प्लॉयड एक्सेप्ट आलिया। आलिया को छोड़ के सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करें। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, नोट का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करो एम्प्लॉय से। वेयर, जहाँ पर भी ई नेम आलिया नहीं हो, जहाँ आलिया नाम नहीं हो एम्प्लॉय का, उन सभी एम्प्लॉय को डिस्प्ले कर दो। तो ये सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे आलिया को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेरी, द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ हु आर अर्निंग सैलरी बिटवीन, जिनकी सैलरी 20,000 से 50,000 के बीच में है। बोथ वैल्यूज़ आर इंक्लूसिव, ये भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हमें देनी होंगी, एंड की मदद से हम ज्वाइन करेंगे। सेलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट ID फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, इक्वल टू भी हमने दिया है क्योंकि इसको भी इंक्लूड कराना है। अगर बिटवीन लिखा होता तो इक्वल टू हम नहीं देंगे। सैलरी एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 50,000, तो ये डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है द क्वेरी इन द एग्जाम्पल 9.6 डिफाइंस अ रेंज दैट कैन ऑल्सो बी चेक्ड यूजिंग अ कंपैरिजन ऑपरेटर बिटवीन। बिटवीन में भी हम दे सकते हैं ये, जैसे हमने दे दिया बिटवीन। देखिए एक और क्वेरी लिखी हुई है यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एक सेकेंड, ये आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5,000 और डिपार्टमेंट इक्वल्स टू 20। या तो डिपार्टमेंट ID उसकी 20 हो या सैलरी 5,000 से ज़्यादा हो। और कब यूज़ करते हैं, कोई भी एक कंडीशन सही हो तो वो डिस्प्ले कर देगा। एंड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बिटवीन क्या चेक करता है, 20,000 और 50,000 के बीच में जिसकी भी सैलरी है उनको डिस्प्ले कर देगा ये। Between operator defines the range of values in which the columns value must fall into to make the condition true. The following query select details of all the employees who work in the departments having department ID D01, D02 and D04. जिनकी भी ID ये होगी उनको डिस्प्ले कर देगा। तो कोई भी एक ID मैच हो जाए तो डिस्प्ले हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, और का यूज़ करेंगे बीच में, एंड नहीं यूज़ कर रहे हैं अब की बार, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम डिपार्टमेंट तीनों ही मैच हों। कोई भी एक मैच हो गया तो वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए, इसलिए हमने बीच में क्या यूज़ किया है, और। एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट विल शो इन द आउटपुट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू D01 और डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू D02 और डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू D04 और लास्ट में सेमीकोलन। तो जिनकी भी ID इन तीनों में से मैच हो रही होगी वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर, ये हमने पाइथन में भी पढ़ा था, SQL में भी है ये। इन ऑपरेटर भी क्या करता है, ये भी चेक करता है कि इनमें से किसी भी वैल्यू से अगर मैच हो रही है डिपार्टमेंट ID तो ये डिस्प्ले कर देगा। वही जो सेम काम हमने और ऑपरेटर की हेल्प से किया था वही हम इन ऑपरेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन एक साथ हम दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसमें भी। सो अगर डिपार्टमेंट ID इनमें से किसी एक वैल्यू से बिलोंग करती होगी तो वो एम्प्लॉयज़ डिस्प्ले हो जाएंगे। मेंबरशिप चेक कर रहा है डिपार्टमेंट ID की मेंबरशिप यहाँ पर है या नहीं है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट दोज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट नंबर D02 और D02। D01 और D02 को डिस्प्ले नहीं करना है, बाकी सबको डिस्प्ले कर दे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिपार्टमेंट ID नॉट इन D01 और D02 अदर देन दिस, सभी डिपार्टमेंट के डिस्प्ले हुए हैं। देखो ऑर्डर बाय क्लोज, ऑर्डर बाय क्लोज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मान लो मुझे डेटा को किसी ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो मैं ऑर्डर बाय क्लोज का यूज़ करूँगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर बाय क्लोज डिस्प्ले करता है रिकॉर्ड्स को वो असेंडिंग ऑर्डर में करता है। एंड वी कैन ऑल्सो चेंज इट्स ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं हम। टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर हमें कीवर्ड लिखना होगा DESC विद द कॉलम, जिस भी कॉलम को करना है आपको अरेंज कॉलम से करना है।
जैसे यहाँ पर हमने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय, किससे करना है, सैलरी से। जिसकी सैलरी कम है वो सबसे ऊपर आएगा, फिर उससे ज़्यादा वाली, फिर उससे ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्योंकि हमने यहाँ कोई ऑर्डर मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू सैलरी हमने इसको अरेंज किया है। इसके बाद एक और क्वेरी दी हुई है यहाँ पर, सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय सैलरी DESC। यहाँ पे सिर्फ आपको DESC लिखना है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई। ये देखिए, कार्तिका की सबसे ज़्यादा है तो ये ऊपर आ गया, आलिया की सबसे कम थी वो नीचे चला गया, बाकी डिटेल उसकी वही रहेंगी जो थी। हैंडलिंग नल वैल्यूज़, नल वैल्यू को कैसे हैंडल करेंगे इसके बाद वो समझते हैं हम। SQL सपोर्ट करता है स्पेशल वैल्यू कॉल्ड नल, नल को भी ये सपोर्ट करता है टू रिप्रेजेंट अ मिसिंग और अननोन वैल्यू। फॉर एग्जांपल द जी फोन कॉलम इन द गार्जियन टेबल कैन हैव मिसिंग वैल्यू। मान लो जी फोन में यानी कि फ़ोन वाला जो कॉलम है वहाँ पर नल वैल्यू है। सो नल इज यूज टू रिप्रेजेंट सच अननोन वैल्यूज। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नल इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, जीरो से ये डिफरेंट है। ऑल्सो एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड विद नल वैल्यू गिव्स नल। अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं नल से तो वो भी नल ही रिटर्न करेगा। बिकॉज नल इज अननोन हैंस द रिजल्ट इज ऑल्सो अननोन। हमें नल का पता ही नहीं है कितनी वैल्यू आएगी, तो 5 में जो भी हम अननोन वैल्यू ऐड करेंगे वो भी अननोन ही होगी। इन ऑर्डर टू चेक द नल वैल्यू इन द कॉलम वी यूज इज नल ऑपरेटर। हम चेक भी कर सकते हैं कि किसी कॉलम में नल वैल्यू तो नहीं है, इज नल की मदद से। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल, जहाँ बोनस कुछ नहीं लगा है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की डिटेल डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ बोनस नल है, उनकी एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सारी डिटेल डिस्प्ले होगी क्योंकि स्टार लगाया हमने। द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ हु हैव बीन गिवन अ बोनस। जिसको बोनस मिला है अब उनको चेक करते हैं हम। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नॉट नल, जहाँ पे नल नहीं है उनकी डिपार्टमेंट उनका नेम डिस्प्ले हो जाए। नल भी, बोनस नल नहीं होना चाहिए, साथ में एक और चीज़ है डिपार्टमेंट ID D01 होनी चाहिए, यानी कि डिपार्टमेंट 1 वाले कौन से एम्प्लॉय को बोनस मिला है ये चेक कर रहे हैं हम। तो ये इज़ नॉट नल और डिपार्टमेंट ID D01 दे दिया हमने। सबस्ट्रिंग और पैटर्न मैचिंग अगर हमें करना हो, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नेम हमें याद नहीं है तो हम यहाँ पर सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग का यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन होगा, ये देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय सेलेक्ट करें जिनका नेम किससे स्टार्ट हो रहा हो, के से स्टार्ट हो रहा हो। तो जहाँ पे आपको कुछ पैटर्न मैच कर रहा हो, यहाँ पर हमें पैटर्न क्या मैच करना है कि के से स्टार्ट होना चाहिए नेम। तो के से स्टार्ट कृतिका का हो रहा है इसलिए कृतिका डिस्प्ले हो गई यहाँ पर। और के बाद परसेंटेज सिंबल क्यों लगा है, परसेंटेज का मतलब होता है कितने भी करेक्टर और कोई भी करेक्टर आ सकता है बाद में, कोई फिक्स नहीं है कितने हैं और कौन सा करेक्टर है। सेकंड करेक्टर भी अगर मैं चाहती हूँ, मैं दोनों करेक्टर ये चाहती KR कि स्टार्ट जो हो KR से हो और फिर परसेंटेज हो, तो भी कृतिका ही आनी थी। फिर उसके बाद हमने किया, क्या हम लाइक के बाद शुरू में परसेंटेज दे सकते हैं। ये क्या चेक करेगा कि एंड में A होना चाहिए, शुरू में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी के लिए हमने परसेंटेज सिंबल लगाना है, फिर उसके बाद A लिखना है। तो एंड में A होगा तो उन एम्प्लॉय की डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी। एंड में A किस किस के नाम के साथ आ रहा है, कृतिका, सनाया और तान्या। उसके बाद एक और क्वेरी है, इट विल सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ whose name consists of exactly 5 letters and start with any letter but has Anaya after that। 5 लेटर होने चाहिए और लास्ट में अनाया होना चाहिए, लेकिन यानी कि शुरू के 2 लेटर कुछ भी हो सकते हैं, शुरू के लेटर कुछ भी हो सकते हैं, लास्ट में हमें अनाया चाहिए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नेम लाइक फिर अंडरस्कोर अनाया। द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, जिसमें बीच में कहीं भी ऐसी आ रहा हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शुरू में कुछ भी आए, लास्ट में कुछ भी आए, कुछ भी के लिए हम परसेंटेज सिंबल दे रहे हैं और बीच में क्या आना चाहिए, SE आना चाहिए। तो हम ये जो भी जिसमें भी SE एक साथ आ रहा होगा वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं सेकंड जो कैरेक्टर है हमारा, सेकंड कैरेक्टर क्या हो, A हो, तो हम यहाँ पर स्पेस देंगे और फिर A, सेकंड पोजीशन पे A होना चाहिए और लास्ट में कुछ भी आ सकता है और फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बता दिया कि एक ही कैरेक्टर आ सकता है, एक स्पेस दिया है तो एक ही कैरेक्टर आ सकता है, एक से ज़्यादा नहीं आ सकता। इसके बाद डेटा अपडेशन और डिलीशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और जितनी भी हमने ये क्वेरी किए हैं इनकी प्रैक्टिस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और SQL डाउनलोड करके उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए, चेंजेस करिए उन क्वेरीज में और फिर आउटपुट चेक करिए, इससे आपकी बेटर प्रिपरेशन होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।